नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रीजनिंग की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं कि जो रीजनिंग की प्रश्नावली है, जो पटवार, राजस्थान पुलिस, पीटीटी और बीएसटीसी, इनको मध्य नजर रखते हुए हम चर्चा करें कि जो रीजनिंग की कौन कौन सी प्रश्नावलियां हमारे सिलेबस में है, कौन कौन सी प्रश्नावलियां है जो राजस्थान पुलिस और पटवार में कॉमन है, उनकी चर्चा करेंगे। और कौन कौन सी जो प्रश्नावलियां आपके हो चुकी है उनकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारी दिशा परीक्षण है वो हमारी प्रश्नावली हो चुकी है। रक्त संबंध से संबंधित प्रश्नावली भी हो चुकी है। कोडिंग डिकोडिंग हो चुकी है। एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता यानी समीपता से जो संबंधित प्रश्नावली थी वो भी हो चुकी है। वर्गीकरण भी हो चुकी है। बैठक व्यवस्था भी हो चुकी है। संख्या क्रम परीक्षण, नंबर रैंकिंग टेस्ट भी हो चुका है। आपके गणित से संबंधित जितने भी जो आपके क्वेश्चन थे वो भी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। गणित की संबंधित जो थ्योरी थी वो भी हम करा चुके हैं। शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना वो भी हो चुका है। और लॉजिकल रीजनिंग यानी कि वेन आरेख भी हो चुका है। तो ये जो प्रश्नावली आपकी हो चुकी है वो पटवार, राजस्थान पुलिस, पीटीटी और बीएसटीसी चारों में कॉमन है और वो चारों में भी आने वाली है। तो दोस्तों, पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी करने वालों से कहना चाहूंगा कि इनका भी जल्द एग्जाम होने वाला है और उनमें भी ये सभी प्रश्नावलियां है। और जो कुछ प्रश्नावलियां बच गई है वो आपको मिल जाएगी, बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी। आपके एग्जाम से पहले आपको सभी प्रश्नावलियां मिल जाएगी। आशा करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्नावलियां समझ में आएगी। अब जो कुछ प्रश्नावलियां बच गई है अब उनकी चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी प्रश्नावलियां पटवार के लिए बच गई है और कौन कौन सी प्रश्नावलियां राजस्थान पुलिस के लिए बच गई है। तो पटवार के लिए बच गई उन प्रश्नावली की चर्चा करते हैं। पहले है मेकिंग सीरीज यानी श्रृंखला का निर्माण करना, यह आपकी बच गई है। फिर है इंसर्टिंग द नंबर एंड कैरेक्टर, नंबर और कैरेक्टर को इंसर्ट करना, यह भी प्रश्नावली दोनों में कॉमन है। राजस्थान पुलिस, पटवार, पीटीटी और बीएसटीसी ये चारों में कॉमन है। इंसर्टिंग नंबर एंड कैरेक्टर, मेकिंग सीरीज ये भी कॉमन है। आगे बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी आपके चारों में कॉमन है। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये भी आपके चारों में कॉमन है। इसके बाद में है फिगर मैट्रिक्स यानी आकृतियों को गिनना, ये भी आपके हर एग्जाम में कॉमन है। फिर है इनपुट आउटपुट, जो इनपुट आउटपुट की प्रश्नावली है वो केवल पटवार और राजस्थान पुलिस में ही मिलती है आपको, और बाकी की पीटीटी या बीएसटीसी में नहीं है इनपुट आउटपुट। और बाद में है कंक्लूजन एंड पैसेज, निष्कर्ष, कंक्लूजन एंड पैसेज, निष्कर्ष और सारांश। तो ये जो प्रश्नावली है आपको लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलती है, चाहे पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, पीटीटी हो, बीएसटीसी हो, एसआई हो, एसएससी की जितने भी एग्जाम है, बैंक है, तो ये रीजनिंग का सिलेबस है तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम इन्हीं प्रश्नावलियों की चर्चा करेंगे जो आपके हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और जो हमने प्रश्नावलियां करा दी है उनमें किसी भी चीज का आपके लिए एरर नहीं रखा है, यानी हर प्रकार की जो प्रश्न में क्वेश्चन, जो एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है उनकी चर्चा भी की हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सी प्रश्नावली आपके लिए और इंपॉर्टेंट है उनकी भी चर्चा करेंगे। अब आगे बात करते हैं ऐसी प्रश्नावलियों की जो इन चारों में कॉमन नहीं, यानी कि जो कॉमन प्रश्नावली थी उनकी तो चर्चा हमने कर ली है कि राजस्थान पुलिस में भी वही प्रश्नावली है, पटवार में भी वही है, बीएसटीसी में भी वही है और पीटीटी में वही है। अब हम उनकी चर्चा करेंगे जो राजस्थान पुलिस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यानी जो पटवार में नहीं है लेकिन राजस्थान पुलिस में है। तो वो है आपके पहेली यानी पजल टेस्ट। इसके बाद में आपके घन घनाभ और पासा। इसके बाद में कैलेंडर, कैलेंडर की प्रश्नावली है जो राजस्थान पुलिस में भी आती है, पीटीटी में भी आती है और बीएसटीसी में भी आती है।
गण गणा पासा आपकी राजस्थान पुलिस में आती है, पहेली भी आपके राजस्थान पुलिस में आती है। तो इन जो 3-4 प्रश्नावली है वो राजस्थान पुलिस में एक्स्ट्रा है और बाकी के सभी पटवार राजस्थान पुलिस में सभी प्रश्नावलियां कॉमन है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि मैथ में आपकी कौन कौन सी प्रश्नावलियां है। तो मैथ में आपके औसत, अनुपात समानुपात, त्रिकोणमिति, उसके बाद में ज्यामिति, प्रतिशता, लाभ हानि, फील्ड बुक और CISI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज। जो ये प्रश्नावली है आपको मैथ की वो भी आपको जल्द मिल जाएगी। आशा करता हूं कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगता होगा। अब हम आगे रीजनिंग की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज चर्चा कर रहे हैं जो हमारी नेक्स्ट प्रश्नावली है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि नेक्स्ट प्रश्नावली क्या है। वो है आज हमारी मेकिंग सीरीज। सिलेबस की चर्चा करने के बाद हम चर्चा करें मेकिंग सीरीज यानी कि श्रृंखला का निर्माण कैसे करें। श्रृंखला का निर्माण कैसे करें। हाउ टू मेक ए सीरीज यानी कि कोई भी श्रृंखला हो, चाहे नंबर से संबंधित हो चाहे अल्फाबेट से संबंधित हो, उस श्रृंखला का निर्माण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आपने कितनी भी बार इस श्रृंखला को या तो पढ़ा होगा या जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी मैं चर्चा करूंगा। जिन्होंने पढ़ा होगा वो क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। लेकिन किसी भी सीरीज को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उनके मध्य क्या संबंध है। अगर किसी श्रृंखला के मध्य कोई संबंध पता नहीं है तो हम उस श्रृंखला को बना नहीं सकते। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहता हूं। अब देखिए आप चर्चा करते हैं, एक श्रृंखला दी गई आपको 2, 4, 6, 8, 10। अब हमें नेक्स्ट बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। तो नेक्स्ट आप पता करोगे, जैसे 2 का अंतर है तो आप कह दोगे यहाँ पे 12। लेकिन मैं कहूं कि यहाँ पे 2 का अंतर नहीं है, कुछ अलग संबंध है। अब देखिए संबंध क्या हो सकता है, आपके हिसाब से +2 का संबंध है तो यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, जो करेक्ट है। उत्तर तो आपके 12 आ जाएंगे, लेकिन जो इनके मध्य संबंध है वो क्या है। अब मैं ये भी कह सकता हूं इनके मध्य -2 का संबंध है। यानी अगर पीछे से आगे की ओर है तो -2 का संबंध हो जाएगा, एक नई श्रृंखला बन गई। फिर मैं कहूं कि इन्हें मैं समसंख्या का संबंध कह सकता हूं। यह समसंख्या का संबंध भी है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 समसंख्या का संबंध भी है। मैं यह भी कह सकता हूं कि 2 के गुणज का संबंध है। देखिए 2 के गुणज 2 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 तो यहाँ ×6 तो 12 आ जाएगी। आंसर तो हमारा सेम होगा, लेकिन जो संबंध है वो अलग अलग हो जाएगा। पहले संबंध जोड़ का था, बाद में घटाव का हो गया, समसंख्या का संबंध हो गया, 2 के गुणज का संबंध हो गया। इस प्रकार में एक श्रृंखला और भी बना सकता हूं। जैसे देखिए यहां से पहले का और तीसरे के साथ, तीसरे का और पांचवे के साथ +4 का संबंध है। फिर दूसरे का चौथे के साथ और चौथे का छठे के साथ भी +4 का संबंध हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। तो हर श्रृंखला होगी उसमें कई प्रकार के संबंध होते हैं। तो संबंध किस प्रकार से हो सकते हैं उनकी चर्चा होना जरूरी है। यह नहीं कि आपने डायरेक्ट यहाँ देख लिया 2-2 का गैप है, यहाँ पे तो इजी क्वेश्चन था इसलिए आपने कर दिया। लेकिन जब हार्ड क्वेश्चन आते हैं, सीरीज बड़ी होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां कौन सा आंसर होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि एक सीरीज में किस प्रकार से संबंध हो सकता है। संबंध समसंख्या का भी हो सकता है, विषम संख्या का भी हो सकता है, गुणज का भी हो सकता है तो भाग का भी हो सकता है, जोड़ का भी हो सकता है तो घटाव का भी हो सकता है, घन का भी हो सकता है, वर्ग का भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का संबंध हो सकता है। तो संबंध किस प्रकार का हो सकता है उसकी चर्चा सबसे पहले करते हैं। किसी भी श्रृंखला को बनाने से पहले उनके मध्य संबंध किस प्रकार का हो सकता है इसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है। अगर किसी ने एक बार भी श्रृंखला नहीं पढ़ी है
तो भी वो छोटे क्वेश्चन तो खुद ही कर सकता है, लेकिन जब बात करें बड़े क्वेश्चनों की जो आजकल कंपटीशन के एग्जाम में देखे जाते हैं, अगर उनकी चर्चा की जाए तो वो क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं और उनके मध्य हमें सीरीज का पता ही नहीं रहता है कि क्या सीरीज है। तो सीरीज का निर्माण करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सीरीज कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए सीरीज दो प्रकार की होती है, एक तो नंबर पर आधारित, दूसरी होती है अल्फाबेट पर आधारित। यानी सीरीज का निर्माण करेंगे तो दो आधार पर होता है, एक नंबर के आधार पर, दूसरा होता है अल्फाबेट के आधार पर। तो हम सबसे पहले नंबर के आधार पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। नंबर यानी संख्या। तो सबसे पहले पता होना चाहिए संख्या किसे कहते हैं। जब अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी 10 अंक होते हैं। हम जानते हैं 10 अंक होते हैं। जब अंकों को गिनती के क्रम में लिखा जाता है, गिनती के क्रम में लिखा जाता है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में लिखा जाता है, तो प्राप्त जो हमें अंक होते हैं वो संख्या कहलाती है। अब संख्या कितने प्रकार की होती है उसकी चर्चा करते हैं। यह तो हो गई संख्या। अब संख्या के प्रकार की बात करते हैं कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो संख्या के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले संख्या की बात करते हैं, वो होती है प्राकृत संख्या, फिर बात करते हैं पूर्ण संख्या, फिर बात करते हैं पूर्णांक संख्या, फिर बात करते हैं परिमेय संख्या, और उसके बाद एंड में बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो प्राकृत संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या से गिनती की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा आगे तो अनंत तक होगी, यानी कि गिनती की प्रक्रिया जहां से शुरू होती है वो हो गई हमारी प्राकृत संख्या। उसके बाद में प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है, n बराबर। फिर आती है पूर्ण संख्या, होल नंबर, w बराबर। अगर गिनती की प्रक्रिया में पहले 0 और ऐड कर दिया जाए, यानी कि अगर गिनती की प्रक्रिया में शुरुआत में पहले 0 से स्टार्ट कर दिया जाए तो वह हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर वैल्यू की, i बराबर। तो अगर किसी भी संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक रूप दोनों रूपों में लिखा जाता है, जैसे मैं कहता हूं कि 5, -5, 4, -3, 2, -6, तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये हो गई हमारी पूर्णांक संख्या। तो प्राकृत संख्या की चर्चा कर ली हमने, पूर्ण संख्या की चर्चा कर ली है, पूर्णांक संख्या की चर्चा हो चुकी है। बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 1 है तो किसी भी संख्या के बट्टा में हम 1 लिख देते हैं, उसका मान चेंज नहीं होता है। तो जैसे 1/1 तो वह p/q के रूप में लिखी जा चुकी है। जैसे -3/1 तो इसे भी p/q के रूप में लिखा जा चुका है। फिर लिखता हूं 5/1 तो इसे भी परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो हो सकती है हमारी अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों संख्या की चर्चा वैसे तो मैथ में की जाती है, लेकिन आपको सीरीज बनाने के लिए थोड़ा बेसिक कंसेप्ट होना जरूरी है कि कौन कौन सी संख्या कौन कौन सी प्रकार की होती है, किस किस प्रकार में कौन कौन सी संख्या आती है, तो उनकी चर्चा करते हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें यहां पर क्या होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है परिमेय संख्या में। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होता है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि अगर किसी संख्या के भाग में अगर 0 लिख दिया जाए, किसी भी संख्या के भाग में अगर 0 लिख दिया जाए तो वह अपरिमेय संख्या बन जाती है, क्योंकि इसका मान अनंत हो जाएगा। तो हमें पता चल गया है कौन सी प्राकृत संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। दोस्तों ये जो मैथ का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी संख्या है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं
संख्या के प्रकार की बात कर ली है, अब विविध संख्या की बात करेंगे। यानी परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या होगी, या प्राकृत संख्याओं में कौन कौन सी संख्या होगी, कौन सी भाज्य संख्या होगी, कौन सी सम संख्या होगी, कौन सी विषम संख्या होगी, इनकी भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम संख्या। ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से भाजित हो, वो सम संख्या है। और विषम संख्या होगी वे संख्या है जो 2 से भाजित नहीं है। यानी इसमें चर्चा करते हैं 2, 4, 6, 2 के जितने भी गुणांक होंगे वो इसमें आ जाएंगे 2 से भाजित यानी सम संख्या में। और जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सभी 2 से भाजित नहीं है, तो ये हमारी हो गई विषम संख्या। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? वे संख्या ये भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाजित हो सकती है। जैसे 4, तो 4 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है। बात करते हैं 8, तो 8 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है, यानी कि खुद के अलावा अन्य संख्या से भी भाजित है। लेकिन अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल स्वयं से भाजित होती है। ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से भाजित हो, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सम संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 2 जो एकमात्र सम संख्या है। यानी सॉरी सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एकमात्र सम संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो एकमात्र सम संख्या है। इसके अलावा जितने भी जो अभाज्य संख्या होगी वो विषम संख्या के रूप में होगी, लेकिन जो एकमात्र सम संख्या है वो 2 है और वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। तो ध्यान रखना है कि 2 अभाज्य संख्या है, 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब इसके अलावा चर्चा करते हैं वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। वर्ग संख्याएं और वर्गमूल संख्याएं, उसके बाद में चर्चा करेंगे घन और घनमूल संख्याएं। वर्ग जब किसी संख्या को
जब किसी संख्या को उसी संख्या से या स्वयं से बोल सकते हैं, स्वयं से गुणा किया जाता है, तो बनी संख्या कौन सी होगी? वर्ग संख्या। जैसे 6 को 6 से गुणा किया तो बन गई 36, 7 को 7 से गुणा किया तो बन गए 49। उसी प्रकार वर्गमूल संख्या होती है जब किसी संख्या को उसी संख्या से, जब कोई दो संख्या हो, जैसे कि हम बात करते हैं जब कोई दो संख्याओं का एक समूह बना दिया जाता है तो बनी संख्या हमारी वर्गमूल होगी। जैसे 144 है तो ये किसका हो गया? 12 इंटू 12 का समूह है, तो जो 12 होगी हमारा वर्गमूल होगी। यानी कि जब किसी संख्या का रूट किया जाता है तो प्राप्त संख्या हमारी वर्गमूल संख्या होगी। उसी प्रकार घन और घनमूल, जब किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा किया जाता है, जैसे 6 इंटू 6 इंटू 6, 5 इंटू 5 इंटू 5, इसी प्रकार जब किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा किया जाता है, या जैसे 5 का घनमूल क्या होगा? 125, ये हो गया 216। तो इसी प्रकार जब किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा किया गया तो प्राप्त संख्या हमारी घन होगी। और जब किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का रूट 3 किया जाता है तो प्राप्त संख्या घनमूल होगी। जब किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा किया जाएगा तो प्राप्त संख्या वर्ग घन होगी, और जब किसी संख्या का रूट 3 किया जाएगा तो प्राप्त संख्या घनमूल होगी। अब हम बात करते हैं कि सीरीज को कैसे बनाया जाता है। अब बात करें हैं कि जो सीरीज बनेगी वो किस आधार पर बनेगी, तो हम जो आधार होता है उसकी चर्चा करते हैं कि किस आधार पर सीरीज बन सकती है। तो सीरीज बनने का आधार होता है एक तो लुप्त संख्या के आधार पर, यानी कि कोई सीरीज दी होती है और उसमें लुप्त संख्या को पता करना होता है कि वो लुप्त संख्या किस आधार पर बनी है। फिर बाद में चर्चा करते हैं आरोही या अवरोही क्रम के आधार पर। यानी कि कोई श्रृंखला दी होगी, वो या तो छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर जाएगी या बड़े क्रम से छोटे क्रम की ओर आएगी, तो वो आधार हमारा हो जाएगा आरोही या अवरोही क्रम के आधार पर। फिर बाद में बात करते हैं गुणा या भाग के आधार पर, यानी कि या तो संख्याओं में गुणा किया जाएगा या संख्याओं में भाग किया जाएगा या दोनों का समावेश होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ग, वर्गमूल तथा घन और घनमूल के आधार पर। यानी कि संख्याओं में या तो क्या दिया होगा? वर्ग, वर्गमूल दिया होगा और निश्चित क्रम में आगे बढ़ती या घटते क्रम में होगी, या घन या घनमूल दिया जाएगा, जो भी क्रम होगा वो घटते या बढ़ते क्रम में होगा। गुणा या भाग का हो सकता है, जोड़ बाकी का हो सकता है, आरोही अवरोही क्रम का हो सकता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप सीरीज के समय कितने भी क्वेश्चन कर लो, लेकिन आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तभी आप उसे कर सकते हो। तो हमारा जो टारगेट है वो है कि जो पिछले एग्जाम है उनमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार से उनको हल करना है। तो हम पढ़ेंगे कि जो क्वेश्चन किस प्रकार से है, उनके आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे जो पिछले एग्जाम में जितने भी एग्जाम हुए, चाहे राजस्थान पुलिस से संबंधित हो, पटवार से संबंधित हो, बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 12, 22, 33, 45, 58 और नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो हम देखते हैं पहले जो 2 अंक है उनके मध्य क्या संबंध है। तो यहां देखिए 12 के बाद में किसी भी श्रृंखला को करने से पहले ध्यान रखना है कि उसमें जो बीच का अंतर है उसकी चर्चा करेंगे कि बीच का अंतर क्या है। तो इन दोनों का बीच का अंतर है देखिए 10 का, इन दोनों के बीच का अंतर है 11 का, इन दोनों के बीच का अंतर है 12 का, इन दोनों के बीच का अंतर है 13 का। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का हो गया? 14 का हो जाएगा। तो हमारा जो 72 है वो हमारा आंसर हो जाएगा।
किसी भी श्रृंखला को शुरुआत करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि इन दो संख्याओं के मध्य अंतर कितने का है, ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात का पता होना चाहिए कि जो अंतर है वो किस क्रम के आधार पर आधारित है। जोड़ क्या है, घटाव का है, गुणा का है, भाग का है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनके मध्य अंतर कितना है और किस आधार पर अंतर है। तो ये जो हमारा पहला था क्वेश्चन वो अंतर के आधार पर है। तो अंतर का जो बढ़ता हुआ क्रम है, आरोही क्रम है, तो उस आरोही क्रम में बढ़ते हुए जो हमारा जो लास्ट में अंतर आ रहा है वो 14 का आ रहा है, यानी 14 का अंतर है। तो 58 में 14 ऐड किया तो हमारे पास 72 आंसर आ गए। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें जो भिन्नों के रूप में संख्या दी गई है और इसके मैंने ऑप्शन भी दिए आपको ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि किस हिसाब से जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ है। पहली संख्या है 4 डिवाइड बाई 9, दूसरी है 9 डिवाइड बाई 20, तीसरा है जो लुप्त है और चौथा है 39 डिवाइड बाई 86। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंश की। ये ऊपर वाला जो अंश होता है और नीचे वाला हर, अंश और तो अंश और हर में जो बढ़ रही है संख्या किस आधार पर बढ़ेगी, तो यहां बढ़ रही है इंटू 2 प्लस 1, यानी 5 कैसा अंतर आया है जब 4 को 2 से गुणा किया और प्लस 1 किया तो 9 आ गया। फिर वही इंटू 2 प्लस 1 कर देंगे, 18 और 1 19, इंटू 2 प्लस 1 कर देंगे तो 19 2 38 और 1 39। तो पहली संख्या तो हमारी आ गई है 19, तो यहाँ 19। अब नीचे की देखिए क्या हो रहा है, नीचे 9 से 20 पे आ रहे डायरेक्ट, तो इंटू 2 प्लस 2, फिर यहां पर भी इंटू 2 प्लस 2। तो 20 को जब 2 से इंटू किया तो हो गए 40 और 40 में जब 2 ऐड किया तो हो गए 42। तो जो अंश और हमारा हर है वो दोनों आ रहे हैं हमारे पास, क्लियर हो रहा है। आगे सीरीज में बढ़ते हुए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 4 18 48 और 100 जीरो का। अब किसी भी संख्या को जीरो लाने के लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे a का स्क्वायर किया, तो a का स्क्वायर तो 1 हो गया, फिर क्या करूंगा मैं -1 कर दूंगा, या ये भी कर सकता हूं 0 का स्क्वायर इंटू 1 भी कर सकता हूं। तो जीरो लाने के लिए जो हमारी तरकीब होगी वो आजमा लेंगे। फिर यहां होगा 2 का स्क्वायर इंटू 1, यानी बड़ी संख्या का स्क्वायर बाद में गुणा 1। फिर यहां पे भी मैं कर सकता हूं 3 का स्क्वायर इंटू 2, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 1। फिर यह है 4 का स्क्वायर इंटू 3, यहां हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 4, तो यहां हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 5। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 180। तो हमारा आंसर हो जाएगा 180। देखिए एक बार वापस देखते हैं, 0 से 4, 4 से 18, 18 से 48, 48 से 100 पे आना है तो कैसे आते हैं, संख्या का स्क्वायर इंटू 1। तो 0 का स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो वह का वही रहेगा। फिर 4 लाने के लिए 2 का स्क्वायर इंटू 1 किया, फिर 18 लाने के लिए 3 का स्क्वायर इंटू 2 किया, 48 का 4 का स्क्वायर इंटू 3 किया, 100 के लिए 5 का स्क्वायर इंटू 4 किया। फिर आगे की संख्या लाने के लिए जो संख्या क्रम से बढ़ रही है, देखिए 2 3 4 5 6, तो ये क्रम से बढ़ रही है उसका स्क्वायर करते हैं, उससे कम एक संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं कि नेक्स्ट सीरीज क्या है। नेक्स्ट सीरीज है 1 4 10 19 31 46। तो इन दोनों के मध्य डिफरेंस 3 का 6 का 9 का 12 का और 15 का। तो आगे भी इसी अनुसार बढ़ती जाएगी। तो ये जो हमारा डिफरेंस है वो 3 का गुणज है, 2 3 4 5, और यहाँ पे जब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा डिफरेंस हो जाएगा वो 18 का हो जाएगा और संख्या हो जाएगी हमारे पास 64। तो ध्यान रखना है कि इनका जो मध्य पहले अंतर निकालना है, अंतर के आधार पर हमें पता करना है कि जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, क्या है। आगे बात करते हैं, यहां पे सीरीज का पहला अंक नहीं दिया गया है, लेकिन आगे दिया गया है यहाँ पे मल्टीपल 8, इसको मल्टीप्लाई किया है 9 से,
इसको मल्टीप्लाई किया है 10 से, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 7 से। तो किसी संख्या को 7 से मल्टीप्लाई, किस संख्या को 7 से मल्टीप्लाई करें या 70 आ जाए, तो अगर 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 70 आ जाएगी। अगर ये पता नहीं चले तो 7 को जब 70 से डिवाइड किया जाएगा, सॉरी 70 को जब 7 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मल्टीपल का हो रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे 1, 6, 6, 36 और 216, जब इन दो को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 6। जब इन दो का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 36। 6 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 36। अब इस 6 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 216 आ जाएंगे। और जब इस 36 और 216 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा देखिए, तो हमारा आंसर होगा 8776। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहां पे 1 और 5 है तो इसका विपरीत कर दिया 5 और 1। यहाँ पे 105 है तो इसका विपरीत कर देंगे 50 और 1। यानी इसमें कोई लॉजिक नहीं है, केवल इसमें इतना है कि उनका जो उल्टा क्रम बताया गया 1551 105 501। इस आधार पर हमने चर्चा की है कि जो पिछले कक्षाओं में आए प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आगे बात करते हैं और कितने क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा करें। देखिए जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये एक तो गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित है और एक है समांतर श्रेणी पर आधारित। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कि इसमें पहली सीरीज में क्या है कि संख्या गुणांक में बढ़ रही है आगे, यानी एक निश्चित संख्या से गुणा करते हुए आगे बढ़ रही है, और दूसरी में क्या है एक निश्चित संख्या से जुड़ती हुई आगे बढ़ रही है। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि एक निश्चित संख्या से गुणा करते हुए आगे बढ़ती है और समांतर श्रेणी में एक निश्चित संख्या से जुड़ती हुई या घटती हुई आगे बढ़ती है। तो हम उनके दोनों के सूत्रों की चर्चा करेंगे कि दोनों का सूत्र क्या कहता है। तो इसका सूत्र है a इंटू आर एन माइनस 1। ए क्या है प्रथम पद, r क्या है सार्वअंतर, और n क्या है संख्या। तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है 3, तो a बराबर 3, और r सार्वअंतर है इंटू 3, यहां पे देखिए इंटू 3 है, और n बराबर है संख्या। तो संख्या कितनी है 9 पद निकालने हैं तो 9 संख्या हो गई। तो हमारा सूत्र क्या कहता है a इंटू आर एन माइनस 1। तो 3 इंटू 3 की घात 9 माइनस 1, तो हमारे पास आता है 3 इंटू 3 की घात 8, यानी 3 की घात 9 बताना है। तो 3 की घात 9 क्या होती है वो बताना है। तो 3 की घात 9 होती है 19683। 19683, 3 की घात 9 होती है 19683। तो हमारा जो 9वां पद होगा वो 19683 होगा। इसे इस आधार पर भी कर सकते हैं, यानी प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करते जाएंगे, जो 9वां पद आएगा वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र होता है ये a इंटू आर एन माइनस 1, और समांतर श्रेणी का होता है a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक d, जहां a प्रथम पद, n संख्या और d सार्वअंतर। जैसे कि मान लीजिए प्रथम पद a है, दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d, चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d। इस प्रकार से जो समांतर श्रेणी बनती है उसका सूत्र हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक d, और यह सूत्र है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। जो दोनों सूत्र है वो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र है a इंटू आर एन माइनस 1। अगर आपको नहीं आता है तो लिख लीजिए, आता है तो बहुत बढ़िया बात है। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है a इंटू आर एन माइनस 1। समांतर श्रेणी का है a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक d। तो प्रथम पद है 5, nवां पद कौन सा पद निकालना है 15वां पद, तो 15 माइनस 1 d है, हमारा अंतर है 4 का। तो 5 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4,
तो 5 प्लस 56, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 61। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, जब भी एलवा पद पूछे तो पहले ध्यान रखना कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है या समांतर श्रेणी है। अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो a इंटू आर की घात n-1, और समांतर श्रेणी है तो a प्लस n-1 कोष्टक d। ये ध्यान रखना है। आगे श्रृंखला में बढ़ते हुए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, इनके अंतर की चर्चा करेंगे। तो यहाँ अंतर 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ 22 है, यहाँ भी 22 है, यहाँ 33 है, तो यहाँ पर भी अंतर कितना होगा, 33। तो 33 ऐड कर दिया जाए तो ये हो गया 176। आगे श्रृंखला में बढ़ते हुए अंतर देखते हैं, 3 का, 6 का, 12 का, 24 का। तो हमारा नेक्स्ट अंतर हो जाएगा 48 का, यानी 3 का गुणज हो गया। तो जब 47 में 40 ऐड किए तो हमारे पास हो जाएगा 95। आगे जो सबसे इजी है, यानी सभी संख्याओं का यहाँ पे स्क्वायर किया गया है, तो नेक्स्ट संख्या में बढ़ते हुए स्क्वायर आएगा हमारे पास 36, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो हमने चर्चा कर ली है कि जो पिछली कक्षाओं में मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, इनमें जो ये दो श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, इनके क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो मेकिंग सीरीज का फर्स्ट पार्ट था, नंबर सीरीज, उसकी हमने चर्चा कर ली है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस आधार पर बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पिछली कक्षाओं में पूछे गए, उनकी सभी की चर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे अल्फाबेट सीरीज की। अगर हमारी जो पर्सनली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।